हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं हूं बीके सिंह और आज के हम लोग वीडियो में द जुडिशियरी चैप्टर पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी में चैप्टर 5 में दिया गया है। तो देखिए, जुडिशियरी नाम कहाँ से निकला। जुडिशियरी नाम निकला है जैसे गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन बताए गए हैं। पहला है लेजिस्लेटिव जो हमारा लॉ बनाता है, दूसरा है एग्जीक्यूटिव जो लॉ का पालन करता है, तीसरा आता है जुडिशियरी जो पालन नहीं करने वाले को पनिश करता है। आज हम लोग यही जुडिशियरी के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं इसके जुडिशियरी के इंट्रोडक्शन। तो जुडिशियरी के इंट्रोडक्शन में जुडिशियरी ये रूल ऑफ लॉ, एक लॉ का बना हुआ एक, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग पढ़ेंगे, इसके आगे के वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशन हम लाएंगे। तो जैसे कि रूल ऑफ लॉ जो होता है उसी जुडिशियरी है। वी हैव अ जुडिशियल सिस्टम दैट कंसिस्ट अ मैकेनिज्म ऑफ कोर्ट्स दैट अ सिटीजन कैन अप्रोच व्हेन अ लॉ इज वायलेटेड। हमारे पास क्रिया विधि, मैकेनिज्म मतलब होता है क्रिया विधि। हमारे पास एक जुडिशियल सिस्टम है जो क्रिया विधि कोर्ट और सिटीजन को अप्रोच पहुंचता है लॉ इज वायलेटेड। देखिए, इसका मतलब हुआ कि हमारे पास एक जुडिशियल सिस्टम है जो हर एक काम को अच्छे से करता है क्रिया विधि, और देखता है कि कौन लॉ को वायलेट करता है। तो रूल एंड फंक्शंस ऑफ द इंडिया इज द डेमोक्रेसी। जुडिशियरी है तभी हमारे पास रूल एंड लॉ है। अगर मानिए कि अगर हमारे पास जुडिशियर नहीं होता तो क्या होता, जैसे कि अगर कोई भी आदमी किसी का भी खून कर दे कोई दिक्कत नहीं होता। जैसे कि हम हैं तो हम अगर किसी को भी खून कर दें तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कोई इसको पनिश करने वाला कोई किसी को है ही नहीं। इसीलिए अगर जुडिशियरी है तो आदमी को डर रहता है कि अरे कोई कुछ करेगा तो फिर उसको पनिश किया जाएगा। इसीलिए रूल एंड फंक्शन ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी, इंडियन डेमोक्रेसी में सबसे ज़्यादा योगदान जुडिशियरी का है। अब हम लोग देखते हैं जुडिशियरी की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। डिस्प्यूट रिसोल्यूशंस, रिसॉल्विंग। देखिए दोस्तों, रिसोल्यूशन मतलब होता है संकल्प और डिस्प्यूट मतलब विवाद। रिसॉल्विंग डिस्प्यूट बिटवीन सिटीजन, अगर कोई सिटीजन और सिटीजन में विवाद होता है तो भी ये सॉल्व करता है। गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में कोई विवाद होता है तो भी ये सॉल्व करता है, और सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट में कोई विवाद होता है तो भी जुडिशियरी इसको सॉल्व करता है। देखिए, इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, law passed by the parliament is believed that these are the violating of the basic structure of the constitution। कोई भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन में पास होते हैं और द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन से पास होते हैं अगर उसको कोई वायलेट करता है तो भी ये जुडिशियरी इसको देखता है। जैसे कि हमारे पास बोला गया है कि चिल्ड्रेन लेबर नहीं करवाना, लेकिन बहुत आदमी चिल्ड्रेन लेबर को करवाते हैं। और बोला गया है दहेज सिस्टम नहीं लेना है, लेकिन बहुत सारे आदमी दहेज को लेते हैं। ऐसे ही बहुत सारे बातें बोले गए हैं लेकिन बहुत होता है। तो यही जुडिशियरी है जो ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए रूल को जो भी वायलेट करता है उसको पकड़ते हैं। अब देखिए, टू प्रोटेक्शन फंडामेंटल राइट, when you believe that your fundamental right is violated you have go to सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। जब आपको लगे कि हमारे फंडामेंटल राइट हमसे छीने जा रहे हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट्स और हाई कोर्ट में जा सकते हैं, क्योंकि आपका हक दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि आपका कोई अधिकार नहीं छीनेगा। अब देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स, इम्पार्शियलिटी ऑफ जज एंड जुडिशियरी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जैसे कि जज और जुडिशियरी में एकता ये बहुत ही अच्छी होती है। इम्पार्शियलिटी मतलब होता है निष्पक्षता, ठीक है, और इंश्योरिंग दैट देयर इज द नो मिसयूज ऑफ पावर बाय द लेजिस्लेटिव एंड द एग्जीक्यूटिव। और ये भी दिखता है कि जैसे कि मैंने गवर्नमेंट का हम लोग 3 ऑर्गन पढ़ाए थे, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। इसके बारे में बताया था कि लॉ बनाता है, ये लॉ को पालन करता है, ये लॉ को जो इंटरप्रेट करता है उसको पनिश करता है। अगर गलत लॉ बनाए और वो गलत लॉ को पालन करे तो जुडिशियरी ये दोनों को सलाह देगा कि ये लॉ गलत है, इसको ये करो। तो ये दोनों का हेड है जुडिशियरी। अगर ये दोनों गलत लॉ बनाता है तो जुडिशियरी इसको समझाएगा या इसका विरोध। स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट इन इंडिया, हमारे इंडिया में कैसे कोर्ट्स हैं। तो जैसे कि देखिए, सबसे पहले हमारे पास सुप्रीम कोर्ट्स है। सुप्रीम कोर्ट सबसे एपेक्स मतलब सर्वोच्च सबसे बड़ा कोर्ट सुप्रीम कोर्ट्स है। फिर हाई कोर्ट आते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सिविल कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट एंड क्रिमिनल कोर्ट्स भी आते हैं। अब देखिए, एक यहाँ पे टॉपिक है सिंगल जुडिशरी सिस्टम इन इंडिया, इट हैज़ एडॉप्टेड फॉर द होल कंट्री। ये पूरे होल कंट्री के लिए एडॉप्ट किया गया है। अपील्स अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स लाई द हाई कोर्ट एंड द अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट इट्स विल इन द सुप्रीम कोर्ट्स। इसका मतलब है कि अगर हमारा कोई नागरिक है जो मानिए कि विलेज से ये बिलोंग करता है, एक भी नाम का आदमी, अगर इसका कोई
बैंक का बहुत पैसा था, कोई आदमी अगर लूट लिया तो ये डायरेक्ट जाता है अपने डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में इसको पूरी तरीक़ा से बात नहीं पता चलती तो ये जा सकता है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में इसको लगता है कि नहीं यहाँ से नहीं हो पाएगा तो ये सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, क्योंकि इसका पूरा हक है कि ये शुरू से लेकर अंत तक सुप्रीम कोर्ट तक जरूर जाए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि सिंगल जुडिशरी सिस्टम इन इंडिया, न्यायालय सभी के लिए एक है, सभी एक जैसा ही न्यायालय है। अब हम लोग पढ़ते हैं क्रिमिनल एंड सिविल केसेस। क्रिमिनल केसेस क्या होते हैं और सिविल केसेस क्या होते हैं। सिविल केसेस डील्स विथ एनी हार्म और इंजरी टू राइट ऑफ इंडिविजुअल, किसी एक सिंगल पर्सन को कोई हार्म हो, कोई इंजरी हो, फॉर एग्जाम्पल डिस्प्यूट्स रिलेटिंग बिटवीन सेलिंग ऑफ लैंड, परचेजिंग ऑफ गुड्स, रेंट मैटर एंड डिवोर्स। अगर कोई किसी का लैंड बेच दे, अगर कोई गलत सामान दे, अगर कोई रेंट का मैटर हो, अगर डिवोर्स का केस हो, तो ये सभी सिविल केस में आते हैं। इन अ रेंट मैटर आइदर द लैंडलॉर्ड और द tenant can file a case to the courts and order to flat to be evicted and pending rent to the paid। इसका मतलब अगर कोई लैंडलॉर्ड और टेनेंट का केस हो तो अगर वो कोर्ट में जाता है, टेनेंट मतलब होता है जो रेंट लेकर रहते हैं किसी, जैसे कि कोई भी आदमी कहीं भी जाता है तो रेंट लेकर रहता है ना, उसी को कहते हैं टेनेंट यानी कि किराएदार। तो जैसे कि देखिए अगर कोई भी किराएदार हो, मकान मालिक को पैसा नहीं देता है तो मकान मालिक का हक है कि वो कोर्ट में जाकर उसका कंप्लेन करे। तो कोर्ट में कंप्लेन करने के बाद वो बोलता है कि इवेक्टेड यानी कि रूम को खाली करो और जितना ड्यूज तुम रखे हैं इसका, ये सारा ड्यूज को इसका डील्स विथ कंडक्ट और एक्ट दैट अ लॉ डिफाइन एन ऑफनेस। दोस्तों ऑफनेस मतलब होता है अपराधी। कोई भी अपराधी हो, जैसे कि हैरेस्टिंग ऑफ वुमेन टू ब्रिंग अ मनी ऑफ डोरी और मर्डर, कोई भी महिला को परेशान करता हो कि तुम हमको और दहेज ला कर दो, ये हो गया। कोई भी किसी का मर्डर करता हो, ये हो गया। ये सब ऑफेंस हो गया, यानी कि ये सब अपराध है। इट इज यूजली ब्रिंग विथ अ लॉडगिंग। लॉडगिंग मतलब दोस्तों होता है अस्थायी आवास of any first information report as FRI which the police who investigate the criminal crimes after a cases is filed in the courts। अगर ऐसा कोई बात होता है तो सबसे पहले FRI दर्ज होता है और पुलिस आकर इस केस को इन्वेस्टिगेट करती है, इसका फाइल बनाती है और फाइल बनाने के बाद इसको कोर्ट में दिया जाता है। तो अगर और वहाँ पे जो जज रहते हैं, जो जज डिसाइड करेंगे कि ये क्या है क्या नहीं है, इसको कितना जेल हो कितना फाइन हो, उसके बाद डिसाइड करने के बाद काम किया जाता है। इफ़ फाउंड अ गिल्टी टू असिस्ट नॉट बी कैन बी सेंट इनटू जेल एंड ऑल्सो फाइंड। जैसा कि मैंने बताया कि FRI कोर्ट में जाता है तो उसके बाद कोर्ट में जज डिसाइड करते हैं कि इसको कितना जेल भेजना है और कितना फाइन देना है। अब हम लोग तीनों कोर्ट के बारे में एक लाइन से पढ़ेंगे, जैसे कि पहला था मेरा सुप्रीम कोर्ट, दूसरा था मेरा हाई कोर्ट और तीसरा था मेरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को दोस्तों सबऑर्डिनेट कोर्ट एंड लोअर कोर्ट भी बोला जाता है। अब तीनों कोर्ट के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। जैसे कि देखिए सुप्रीम कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स कोर्ट इन द इंडिया। सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा कोर्ट है इंडिया में। अभी सुप्रीम कोर्ट हमारे पास न्यू दिल्ली में है, लेकिन इससे पहले सुप्रीम कोर्ट हमारे पास कोलकाता में था। और जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की ज़रूरत होगी वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को खोला जा सकता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ चीफ जस्टिस एंड 34 अदर जजेस। यहाँ पे 35 जज रहते हैं, उसमें से एक चीफ जस्टिस होते हैं। चीफ जस्टिस एंड द अदर जजेस कैन बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट्स। चीफ जस्टिस जो होते हैं जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, एंड अदर जजेस होते हैं जिसको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, लेकिन चीफ जस्टिस के सलाह लेने के बाद। अब देखिए पावर एंड द फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के क्या पावर और क्या फंक्शन है। तो ओरिजिनल जुडिडक्शंस, certain case which can be directly heard by the Supreme Court. Its exclusive original jurisdictions covered dispute between the union and state and state and states। जैसे कि देखिए कोई भी अगर यूनियन और स्टेट में विवाद हो, स्टेट और स्टेट में विवाद हो, तो ये सभी सुप्रीम कोर्ट देखेंगे। जैसे कि देखिए अगर एक बिहार के और एक यूपी के, तो अगर हम लोग बिहार के में जाएं तो बिहार के हाई कोर्ट बिहार का ही पक्ष लेंगे, बिहार के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बिहार का ही पक्ष लेंगे। अगर यूपी में गए तो यूपी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यूपी का पक्ष लेगा और बिहार के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और यूपी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यूपी का पक्ष लेगा। इसीलिए हम लोग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं कि किसी का पक्ष नहीं लेता, ये दोनों को बात सुनने के बाद बताता है। अब देखते हैं एप्लीट जुडिडक्शंस। दोस्तों एप्लीट जुडिडक्शंस यानी कि एप्लीट मतलब है अपील संबंधित, और जुडिडक्शन का हिंदी होता है न्याय सीमा। कोई भी अपील संबंधित न्याय सीमा, यानी कि देखिए सुप्रीम कोर्ट हैज़ द वास्ट पावर ऑफ हियर्स अपील्स। अपील्स मतलब प्रार्थना। when high court clarify or when the supreme court grant appeals against the judgment of the high court that lies before the supreme courts and the criminal case in the criminal cases। जैसे कि देखिए हमने थोड़ा देर पहले भी बताया कि अगर कोई आदमी विलेज से बिलोंग करता है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद वो संतुष्ट नहीं होता तो वो हाई कोर्ट के पास जाएगा, हाई कोर्ट के बाद वो संतुष्ट नहीं होता तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के भी जा सकता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि हमारे पास एक ही तरह के कोर्ट है, सिंगल इंटिटी, और मेरा हक है कि हम कोई भी कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन ये होगा सिर्फ क्रिमिनल केसेस में। अगर हम सिविल केसेस में हम जाएं तो अगर सिविल केसेस में जाएं तो मेरा
केस का वैल्यू 20,000 से ऊपर रहना चाहिए, क्योंकि अगर 20,000 से ऊपर नहीं रहेगा, अगर 10-5 हज़ार का बात रहेगा, हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, उसमें 35 जज बैठते हैं, कितना बैठते हैं, उनका टाइम बर्बाद होगा, इसलिए वो ऊपर 20,000 के रहना चाहिए। क्योंकि 20,000 में भी हमें नहीं लगता कि बहुत आदमी जाते होंगे, लेकिन 20,000 आम आदमी के लिए बहुत ही मायने रखता है, इसलिए 20,000 को लिया गया है। अब देखते हैं एडवाइजरी जुडिडक्शंस। एडवाइजरी मतलब होता है सलाहकार। अब ये सलाह देता है कौन, जो देखिए, जैसे कि देखिए, द प्रेसिडेंट कैन सीक टू एडवाइज द सुप्रीम कोर्ट इज एनी कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल पॉइंट। प्रेसिडेंट कोई भी अगर प्रेसिडेंट बताता है अगर कोई भी लीगल पॉइंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हो तो प्रेसिडेंट कहेगा कि उसको रिमूव कीजिए, और सुप्रीम कोर्ट को बोलता है। अगर सुप्रीम कोर्ट उसको रिमूव करे चाहे ना करे, प्रेसिडेंट उसको रिमूव कर देता है। इट इज ऑल्सो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। दिस मीन्स दैट ऑल द जजमेंट ऑफ रिकॉर्ड आर द प्रिंटेड। इसको कोर्ट ऑफ द रिकॉर्ड भी कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी कोर्ट्स आज तक लड़े गए हैं केसेस, वो सारे केसेस के फाइल यहाँ पे उपलब्ध होते हैं। जैसे कि देखिए, सुशांत सिंह राजपूत का मौत हुआ था तो उसका जो फाइल होगा यहाँ पे रखा होगा। अगर उसका फाइल अगर कभी भी ज़रूरत पड़े तो उसका फाइल खोजा जा सकता है। और किसी का छोटा मोटा ज़मीन भी बेचा गया हो, सेल किया गया हो, तो उसका भी फाइल यहाँ पे रखा गया होगा। लेकिन छोटा मोटा ज़मीन के लिए अगर दोबारा कोई फाइल खुलवाए तो फिर ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन बड़ा विवाद के लिए ये खोला जा सकता है। लेकिन छोटा विवाद भी बहुत बड़े विवाद का कारण बन सकता है, इसीलिए वो फाइल भी यहाँ पर रखा जाता है। अब देखिए, द सुप्रीम कोर्ट होल्ड अ की पोजीशन ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। सुप्रीम कोर्ट जो होता है, जो चाबी है पॉलिटिकल सिस्टम का। नहीं तो कोई भी आदमी आएगा, हमको बोलेगा कि हमको वोट देना, नहीं तो तुमको मार देंगे। तो अगर हम जाकर डायरेक्ट जुडिशियरी में जाए, हमको बोले कि हमको वोट देने के लिए हमको फोर्स किया जा रहा है कि तू हमको ही वोट देना, तो जुडिशियरी हमका हेल्प करेगा। अब देखिए, इट इज़ द गार्जियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द फंडामेंटल राइट। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन राइट की रखवाला है और कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोटेक्ट भी करता है, और देखता है कि कौन कॉन्स्टिट्यूशन राइट को फॉलो कर रहा है और कौन किसको कॉन्स्टिट्यूशन राइट फॉलो नहीं कर रहा है, किसको फंडामेंटल राइट मिल रही है, किसको फंडामेंटल राइट पूरी तरीक़ा से नहीं मिल पा रही है। अब हम लोग देखते हैं हाई कोर्ट के बारे में। हाई कोर्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर अस द एस्टेब्लिशमेंट फॉर द हाई कोर्ट इन ईच स्टेट। हाई कोर्ट हर एक राज्य में होते हैं। हाई कोर्ट इज द हाई कोर्ट इन अ स्टेट। हाई कोर्ट होता है जो हाईएस्ट कोर्ट होता है एक स्टेट में। ये हाई कोर्ट कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस एंड सम अदर जजेस। इट इज डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। हाई कोर्ट में अदर जजेस एंड द चीफ जस्टिस होते हैं और ये टाइम टू टाइम डिसाइड होते रहते हैं। एथॉक जजेस यानी कि टेम्पोररी जजेस भी अपॉइंट इसमें होते हैं। जैसे कि अगर कहीं भी ज़्यादा काम हो जाए तो टेम्पोररी जजेस को यहाँ पे लाया जाता है कि कोई भी काम वो कर दे। अब देखिए, पावर एंड द फंक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में कोर्ट ऑफ द रिकॉर्ड्स, control over the district court, and the high court can also power of the judicial review। हाई कोर्ट में जुडिशियल रिव्यू का भी पावर। सबऑर्डिनेट कोर्ट को हम बोले थे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और इसको लोअर कोर्ट भी बोला जाता है। एवरी स्टेट इन इंडिया डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट एंड ईच डिस्ट्रिक्ट देयर आर द मेनी काइंड्स ऑफ कोर्ट्स। द हाईएस्ट सिविल कोर्ट इन अ डिस्ट्रिक्ट इज दैट अ डिस्ट्रिक्ट जज हैज पावर टू हियर सिविल केसेस एंड ऑल्सो हियर अपील्स। ये हर एक से डिस्ट्रिक्ट के हर एक भाग्य में ये होते हैं। और जैसे कि वैशाली डिस्ट्रिक्ट हो गया, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, ये हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक मिल ही जाते हैं। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में ये नहीं भी होते हैं। और इनका पावर है कि ये सिविल कोर्ट को सुनते हैं और किसी के भी प्रार्थना, और अपील्स मतलब प्रार्थना होता है, और किसी प्रार्थना को भी सुनते हैं। प्रार्थना नहीं कि कोई जो हर दिन स्कूल में प्रेयर होता है, अगर कोई भी कोई बात हो, विवाद हो, वो प्रार्थना अपील का सुनते हैं। द हाईएस्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट टू ट्राई टू क्रिमिनल केसेस इज द क्रिमिनल इन सीजन जज। अगर कोई भी बड़ा केस विवाद हो तो वो भी ये सुनता है, लेकिन द क्रिमिनल केसेस कैन ऑल्सो हियर्ड बाय द मजिस्ट्रेट। और जो न्यायाधीश होते हैं वो भी क्रिमिनल केस को सुनते हैं। द अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कैन बी मेड टू द हाई कोर्ट। और ये जो डिसीजन है जो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होता है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होने के बाद ये हाई कोर्ट में भी जाता है। अब हम लोग देखते हैं FIR, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। It is a written document prepared by the police when it is received informations about the commissions and the alleged offences। अब alleged का मतलब होता है आरोप लगाना, और offense मतलब अपराध। किसी भी अपराधों पे कोई भी आरोप लगाया जाता है तो ये FIR कहलाते हैं, और इसको एक रिटन डॉक्यूमेंट के रूप में पुलिस द्वारा तैयार की जाती है। इट इज जनरली कंप्लेंट, ए लॉन्गर्ड और द टेलीफोन मैसेज। इसको कोई आदमी इसको जाकर पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाता है, नहीं तो टेलीफोनिक मैसेज के द्वारा इसका बताया जाता है। अब देखिए इम्पोर्टेंस। अब FIR का इम्पोर्टेंस क्या होता है, जैसे कि एनीवन हु नो अबाउट द कमीशन ऑफ एन कॉन्जुगेबल ऑफिस
कैन फाइल एंड FIR इज द नॉट नेसेसरी ओनली द विक्टिम ऑफ द क्राइम शुड file an FIR and a police officer who comes to know about the canonical options of the file of FIR. ठीक है, और FIR is the field on police station. पुलिस स्टेशन में file on FIR. When a wrong has been committed and aggressive persons or any other persons want to file a FIR, it should be filled the following manner. जैसे कि अगर कोई भी आदमी को FIR लिखवाना हो तो ये इस तरीक़ा से FIR को लिखवाएगा। जैसे कि देखिए, गो टू पुलिस स्टेशन एंड मीट द ऑफिस इंचार्ज। पुलिस स्टेशन में जाए और ऑफिस इंचार्ज से मिले। स्टेप बाय स्टेप इन ऑर्डरली सिक्वेंसी नारेट टू द ऑफिसर एंड एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशंस ऑफ द ऑप्शंस। और हर एक इन्फॉर्मेशन को नरेट मतलब होता है बयान देना। हर एक इन्फॉर्मेशन को इतना अच्छा से वो बयान देगा और सारी बात को अच्छे से वहाँ पे रखेगा। द ऑफिसर सेल रिड्यूस द इन्फॉर्मेशन गिवन एज रिटन। और वहाँ पे जो ऑफिसर होंगे इसको एक रिटन डॉक्यूमेंट के रूप में लिखेंगे। द इन्फॉर्मेशन गिवन शुड बी असाइंड बाय द पर्सन टू गिवन इट। और जो भी इन्फॉर्मेशन लिखेंगे वहाँ पे जो पर्सन जो इंटरेक्ट करेगा, नैरेटिव होंगे वहाँ पे बयान देने वाले, वो उस वहाँ पे एक साइन करेंगे। द इन्फॉर्मेशन गिवन टू सेल बी इंटर्ड इन अ बुक टू कीप्ड बाय द ऑफिसर। और उसको एक बुक बना लिया जाता है और वो ऑफिसर उसको रख लेते हैं। और उसके बाद आपको क्या करना है, वो बुक को एक कॉपी करवा के अपने पास भी उसको रिटन डॉक्यूमेंट के रूप में रखना है कि कभी ज़रूरी पड़े तो उसका काम आ सके। अब देखिए, ये कुछ नोट्स हैं यानी कि अच्छी बातें। इफ़ ऑफिसर इंचार्ज रिफ्यूज टू द रिकॉर्ड ऑफ द इन्फॉर्मेशन में बी सेंड टू रिटन इन द पोस्ट ऑफ द सुपरिटेंडेंट पुलिस। अब ये देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कोई भी क्राइम वाइम करता है तो वो दूसरे स्टेट में भाग जाता है। तो अगर कोई भी पुलिस उसको पकड़ नहीं पाता तो वो हर एक पोस्ट ऑफिस में एक नोटिस भेजता है और वहाँ पे सुपरिटेंडेंट पुलिस वो नोटिस देखते हैं और वहाँ पे वो खोजने की प्रयास करते हैं। जैसे कि कोई आदमी बिहार कत्ल करके यूपी भाग गया तो यो यूपी के भी पोस्ट ऑफिस में जाएगा, फिर यूपी पुलिस उसको खोजने की कोशिश करेंगे। और देखिए, आर्टिकल 22 में कॉन्स्टिट्यूशन एंड क्राइम लॉ गार्जियंस टू द एवरी अरेस्टेड पर्सन टू बी फॉलोइंग अ फंडामेंटल राइट। देखिए, आर्टिकल 22 में यह लिखा गया कि अगर कोई भी आदमी को पुलिस पकड़ता है तब पुलिस उसको इतना चीज़ नहीं कर सकता। जैसे कि देखिए, द राइट ऑफ द इन्फॉर्मेट एट द टाइम ऑफ द अरेस्टेड ऑफिशियल्स फोर्स टू द पर्सन इज बीइंग अरेस्टेड। अगर किसी को भी पुलिस पकड़ने आता है तो सबसे पहले वो आदमी को जेल चल जाना चाहिए, उसको भागना नहीं चाहिए। देखिए, द राइट टू द प्रेजेंटेड बिफोर द मजिस्ट्रेट विदिन 24 आवर टू बी अरेस्टेड। अगर देखिए, अगर किसी को भी बिना मतलब का अरेस्ट करके पुलिस ले जा रहा है तो आपको चल जाना चाहिए और 24 आवर 24 घंटे में मजिस्ट्रेट आपको राह सलाह उपाय बता देगी। द राइट नॉट टू बी इल ट्रीटेड ऑन द टॉर्चर ड्यूरिंग द अरेस्टेड ऑन इन केस स्टडी। और जो पुलिस आपको ले जाएंगे वो आपका बीमारी का इलाज नहीं करेंगे, आपको टॉर्चर नहीं करेंगे केस स्टडी में बुलाकर। या एक होता है जहाँ पे जो भी अपराध होते हैं उनको ले जाकर उनसे पूछा जाता है केस स्टडी और confusion made of the police in the case study he can't be used evidence against the accused। देखिए दोस्तों, accused मतलब होता है मुजरिम। देखिए दोस्तों, accused मतलब होता है मुजरिम। अब देखिए, ए बॉय अंडर 15 years ago and woman कैन नॉट बी कॉल्ड पुलिस स्टेशन बाय द क्वेश्चनिंग। और किसी भी 15 साल से छोटे बच्चे को और किसी भी महिलाओं को पुलिस स्टेशन में नहीं बुलाया जाता है कोई भी क्वेश्चन पूछने के लिए। अब देखते हैं PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिग्रेशंस। ये पब्लिक इंटरेस्ट लिग्रेशंस बहुत ही अच्छी होती है। जैसे कि देखिए, अगर कोई एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, वो देखे कि गरीबों के साथ अत्याचार हो रहा है तो वो PIL के तहत उस गरीबों की मदद कर सकता है। जैसे कि चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं। द सुप्रीम कोर्ट इज द अर्लियर 1918 डिजर्व अ मैकेनिज्म। सुप्रीम कोर्ट ने 1980 में PIL को बनाया था। इट अलाउड टू द एनी इंडिविजुअल और द एनी ऑर्गेनाइजेशन टू द PIL इन द हाई कोर्ट ऑन द सुप्रीम कोर्ट बी हेल्प ऑफ द दोज हुज राइट टू बिगिन द वॉलेटेड। जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी एक व्यक्ति उसके खिलाफ हाथ उठा सकता है जो भी देखे कि अगर गरीब पे अत्याचार हो रहा है। जैसे कि देखिए, अगर कोई कारखाना है, ये एक नदी में गंदा पानी बहा रहा है और यहाँ पे एक गाँव बसते हैं जो पानी से अपना भोजन बनाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, लेकिन ये पूरा ये नाला को गंदा कर रहा है, तो कोई भी एक इंडिविजुअल इसको कोर्ट में कंप्लेन कर सकता है या कंपनी बंद भी हो सकती है। Even a letter or the telegram addressed to the Supreme Court or the High Court treated for PIL। एक भी कोई लेटर और एक भी कोई टेलीग्राम मैसेज एड्रेस कर देना चाहिए इसमें। अब देखिए, PIL का एडवांटेज क्या होता है, हेल्पिंग टू रेस्क्यू बाउंडेड लेबर्स। देखिए, कोई भी
मजदूर होता है जिसको कम पैसा देकर खरीद लिया जाता है कि अब तुम हमारे पास आ गए, अब हमारे पास तुम हर दिन काम करोगे, तो ऐसे आदमी को PIL के तहत उसको बचाया जाता है। सिक्योर द रिलीजिंग टू द prisons in the बिहार who kept in the jail in the even after their the punishment term was completed। बिहार के बहुत सारे कैदियों को उसके जेल में ही रखा गया था जब कि उसका पनिशमेंट पूरा हो गया था तब तक, और वैसे भी आदमी को इसमें बचाया जा सकता है। इसको इसलिए उसको पनिशमेंट पूरा होने के बाद भी रखा गया था क्योंकि वो फ्री में वहाँ पे काम करते थे। मिड डे मील इन स्कूल, तो PIL के तहत मिड डे मील इन स्कूल, इस सरकारी स्कूलों में खाने की व्यवस्था की गई है। अब देखते हैं लोक अदालत। आवर प्रेजेंट जुडिशियल प्रोड्यूस्ड अ वेरी लेंदी एंड एक्सपेंसिव। जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है वो बहुत ही लंबा और बहुत ही एक्सपेंसिव है। जैसे कि कोई भी जुडिशियल सिस्टम में जाता है तो उसको बहुत ही लंबा प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और उसको पैसा भी बहुत उसमें खर्चा करना पड़ता है। लेकिन अब प्रेजेंट में हमारे पास आ गया है लोक अदालत। लोक अदालत इट्स टेक अ लॉन्ग टाइम टू डिसाइड इन अ केस। जैसा कि जुडिशियल सिस्टम है बहुत सारे टाइम लेते हैं कोई भी केस को डिसाइड करने में। द पार्टी इन द डिस्प्यूट हैव टू स्पेंड लॉट ऑफ मनी, और हमको यहाँ पे लॉट ऑफ मनी को भी देना पड़ता है। टू सेव अवर टाइम्स एंड मनी सिस्टम द लोक अदालत हैज़ बीन स्टार्टेड इन आवर इंडिया। अगर हमको पैसा बचाना है, हमको टाइम बचाना है, तो लोक अदालत हमारे इंडिया में स्टार्ट। द फर्स्ट लोक अदालत वाज हेल्प्ड इन दिल्ली इन 1985 इन विच 115 केस स्टडी वे डिसाइडेड इन द वन डे। सबसे पहले दिल्ली में 1985 में लोक अदालत खोले गए हैं और दिन भर में यहाँ पे 150 से भी अधिक केस स्टडी कर दिए जाते हैं। सोचिए कितना जल्दी इसमें काम किया जाता है और ये बहुत ही कम पैसों में हो जाता है। अब देखिए कंज्यूमर काउंसिल होता है, जैसे कि कोई भी खराब प्रोडक्ट बेचे, कोई भी खराब वस्तु लोगों को खिलाता है तो हम कंज्यूमर काउंसिल में जाएंगे। जैसे कि देखिए सच कंज्यूमर काउंसिल आर द ऑर्गेनाइज्ड एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल। कंज्यूमर काउंसिल हमारे डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल में होते हैं। दिस कोर्ट इंटरटेंड केस व्हेन द कंज्यूमर एलेक्स। दोस्तों एलेक्स मतलब होता है आरोप लगाना। दैट द प्रोड्यूसर इन द सेलर एंड द प्रोडक्ट हैज़ डोन अ फ्रॉड। अगर कोई भी किसी पे आरोप लगाता है कि इसका सामान खराब है, ये फ्रॉड करता है, एंड द सप्लाइड डिफेक्टेड, और डिफेक्टेड माल यहाँ पे बेचता है और डिफेक्टेड क्वालिटी पीसेस, द कंज्यूमर काउंसिल वाज ग्रांट कॉम्पेसेशंस मतलब होता है नुकसान की भरपाई। जैसे कि मानिए अगर कोई भी आदमी बोले कि ये डिफेक्टिव माल बेचता है, ये इनका फ्रॉड करता है, तो अगर कोई भी कंज्यूमर काउंसिल में जाकर इसका कंप्लेन करता है तो वहाँ से ऑर्डर आता है कि कॉम्पेसेशन उसको पूरा करना पड़ेगा पूरा इंटरेस्ट के साथ। जैसे कि 5 रुपये का ये साबुन लिया, अगर 5 रुपये का साबुन हमको खराब बेच देता है तो ये कंपनी को 5 रुपये, जितने आदमी को साबुन बेचा था ये सारे को 5 रुपये वापस करने पड़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं वर्ड मीनिंग। जैसे कि जितने वर्ड मीनिंग हमको लगे कि ये सब हार्ड हैं इसमें से, तो वो सारे वर्ड मीनिंग हम यहाँ पे लिख दिए हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।